कार्य योजना 1992 1986 में जब राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर दी गई थी और उस वर्ष में इसकी कार्य योजना भी प्रकाशित कर दी गई थी और 1987 से इसका इसके ऊपर कार्य करना शुरू हो गया था, क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई सत्ता में। सत्ता जैसे ही नए सरकार दाखिल हुए सत्ता में, जब नई सरकार आई तो उस वक्त शिक्षा नीति में परिवर्तन पर कुछ विचार किया गया। उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने 3 साल बाद मई में 1990 में इसकी समीक्षा के लिए एक, याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं, राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे राम मूर्ति समिति इसको राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 यानी 1990 कहा जाता है। अगर एग्जाम में आते हैं तो इसको आप ख्याल रखेंगे इस नाम के साथ। इसे प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर, ये एक शिक्षक था कि प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर शिक्षक से, डेट याद करेंगे, 26 दिसंबर 1990 में ये प्रस्तुत किया गया। कौन सा समिति? राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990। ये 26 दिसंबर 1990 में इसको प्रस्तुत किया गया। इस समिति के रिपोर्ट में ये प्रारंभ में ही ये बता दिया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था कि 1986 के बाद देश की स्थिति और अधिक खराब हुई, सांस्कृतिक मूल्यों में और अधिक ह्रास हुआ, मतलब कमी आई। सामाजिक समता के मतलब समानता, एकता या सामाजिक समता के स्थान पर वर्ग भेद बढ़ा है और धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर धार्मिक उन्माद बढ़ा है। ये राममूर्ति समीक्षा कमेटी का रिपोर्ट था। और उन्होंने कहा, और शैक्षिक अवसरों की समानता के स्थान पर शैक्षिक अवसरों की असमानता बढ़ी है। ये उनका रिपोर्ट में मैं बताया गया था। इसके बाद समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा उन्होंने दिए, प्रस्तुत किए और फिर उन्होंने अपने सुझाव दिए। राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 में उन्होंने अपने सुझाव दिए। उनका सुझाव ऐसा था कि प्रौढ़ शिक्षा संबंधी जो समीक्षा और सुझाव, इसको आप इस हेडिंग को याद करेंगे, क्या दिए थे? प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव। समिति ने ये बताए थे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा यानी जो आपका जो बड़े लोग होते हैं उनको जो शिक्षा देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। समिति ने यह स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, ये तीनों मिलके उनके तीनों के ऊपर होना चाहिए। ये बात को याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछे गए थे क्वेश्चन ये कि जो 1990 में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी का आपका जो सुझाव था उस सुझाव के बारे में पूछा गया था। तो आप इसको याद करेंगे इसको कि 1990 में जो समीक्षा बनी आपका हुई थी, उस समय राममूर्ति समीक्षा समिति, इसमें बताया गया था कि प्रौढ़ शिक्षा संबंधी में उन्होंने 3 बातें बताई थी कि मानव, इसका जो उत्तरदायित्व होगा वो मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इन तीनों के ऊपर होना चाहिए। मैंने बार बार इसलिए बोला क्योंकि ये इस पे कई क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसको क्वेश्चन अगर आते हैं तब इसको याद रखेंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि शिक्षा संबंधी
समीक्षा सुझाव। शिक्षक शिक्षा संबंधी। समिति ने ये देखा कि शिक्षक की जो शिक्षा है सैद्धांतिक अधिक है, तो उन्होंने बताया कि यह दक्षता परक होना चाहिए। इस समिति की समीक्षा और सिफारिश उन्होंने कुछ इस तरह से समझाए थे कि पहले क्या था आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने यह देखा कि शिशु कल्याण योजना को पूर्ण जिस तरह से चलाया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो समिति ने बताया कि शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की में गति लाई जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाए, व्यापक किया जाए और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ये उन्होंने सुझाव दिए थे। प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने यह देखा कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक के लिए जो किया जा रहा था वह प्रयास पर्याप्त नहीं था। उन्होंने पाया कि वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए यह पहला सुझाव दिया कि 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों को 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाए, ताकि बहुत दूर अगर होंगे तो बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और जो समय और धन का जो अपव्यय है उसको कम से कम किया जाए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाकर के लाभान्वित हो सके, क्योंकि अगर स्कूल ही बहुत दूर रहेगा तो जाने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होने चाहिए। फिर प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव में उन्होंने बताया कि समिति ने यह देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषदें अपना कार्य का संपादन ठीक से नहीं कर पा रही थी, इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो समिति ने सुझाव दिया कि इनको पुनर्गठन, दोबारा गठन किया जाना चाहिए और इनको स्वायत्त शासी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने का उन्होंने सुझाव दिए थे। उन्होंने माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा के विस्तार की बात भी एक्सेप्ट किए थे, बताए थे, स्वीकार किए थे। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने और इस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने पर उन्होंने विशेष बल दिया, ताकि रोजगार मिल सके। क्योंकि अगर व्यावसायिक शिक्षा मिलेंगे तो उससे जो बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे माध्यमिक के बाद, वो अपने जीविका को चला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के पर ज्यादा जोर दिए थे। +2 पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किया जाए, ये उन्होंने समझाए थे, बताए थे। और इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उसके जरूरी जो साधन है वो साधन से संपन्न किया जाना चाहिए, जो जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। समिति ने नवोदय विद्यालय योजना को चालू, इन्होंने ये बताए थे समिति ने कि जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय योजना को चालू रखने का सुझाव दिया और शेष जिलों में उन्हें जितना जल्दी हो सकता हो शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने की भी उन्होंने बात कही थी। और साथ ही उन्होंने प्रवेश परीक्षा और कार्य प्रणाली में सुधार का भी उन्होंने सुझाव दिए थे। समिति के जो संपत्ति में इस स्तर पर भी न्यूनतम अधिकतम स्तर की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी उन्होंने उसके बाद बात किए थे उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव के लिए। तो समिति ने यह पाया कि उच्च शिक्षा का स्तर भी सही नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अर्थात समिति ने सुझाव ये दिए थे कि पहला सुझाव था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अति शीघ्र स्थापित किए जाए। और दूसरा सुझाव उन्होंने ये दिया था कि पाठ्यक्रम विकास केंद्र योजना जारी रखी जाए। और तीसरा सुझाव उन्होंने ये दिया था कि नए पाठ्यक्रम लागू किए जाए। और चौथा उन्होंने ये बताया था कि उच्च शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेज योजना का विस्तार किया जाए। और पांचवा सुझाव उन्होंने ये दिया था कि निम्न स्तर की उच्च शिक्षा संस्थाएं बंद की जाए। ऐसे उच्च शिक्षा संस्थाएं जहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसका स्तर काफी खराब हो चुकी है, उसको बंद कर दिया जाए।
फिर आती है प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव। समिति ने सुझाव दिया कि केंद्र और प्रांतीय सरकारें प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता दे और उसकी उचित व्यवस्था के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो वित्त की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। उन्होंने ये भी बताया कि नव साक्षरों के लिए जो नए नए जो अभी जो पढ़ के जो निकले हैं, जो साक्षर बने हैं, उनके लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में, मतलब साक्षरता के बाद के जो उत्तर, मतलब उसके बाद जो कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये उन्होंने सुझाव दिए थे। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव में उन्होंने बताया था, समिति ने देखा कि उस समय तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी सही नहीं थी। ये इन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजिकल जो आपका जो एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो समिति ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जाए, जो नए तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने, नए पाठ्यक्रम लागू करने और तकनीकी शिक्षा उसका स्तर को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी हो, ये कार्य किया जाना चाहिए। उसके ये 1990 में हुआ थे, ख्याल रखिएगा। उसके बाद शिक्षक शिक्षा संबंधी समीक्षा सुझाव। शिक्षक शिक्षा के संबंध में समिति ने पहला सुझाव दिया था कि किसी भी स्तर के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रणाली, इसमें सुधार जरूर किया जाना चाहिए। ये पहला उनका सुझाव था। दूसरा सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षकों की जो प्रशिक्षण है, उसकी व्यवस्था जिला शिक्षा और जो आपका जो प्राथमिक मतलब जो आपका प्राइमरी लेवल की जो होती है, तो प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाने की इन्होंने बात कही थी, उन्होंने सुझाव दिया था। फिर आगे में आता है भाषा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने इस संदर्भ में पहला सुझाव दिए कि केंद्रीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो क्या बताया था समिति ने इस संदर्भ में ये पहला सुझाव दिए थे कि केंद्रीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निगम का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ये उनका पहला सुझाव था। दूसरा क्या था? दूसरा सुझाव ये था कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पूरे देश में त्रिभाषा के ऊपर कई जगह क्वेश्चन पूछे गए थे कि त्रिभाषा के बारे में कब बात की गई थी। तो याद रखिएगा, त्रिभाषा के रूप में ये समिति ने बात किए थे कि उनका दूसरा सुझाव ये था कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से लागू किया जाए। और तीसरा सुझाव यह था कि उच्च शिक्षा स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। ये उनको सुझाव था। प्रशासन और वित्त संबंधी समीक्षा का सुझाव में उन्होंने बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आपका फाइनेंशियल के जो सजेशन थे, उन्होंने कहा था कि समिति ने देखा कि सरकार न तो शिक्षा का प्रशासन उचित ढंग से कर पा रही है और न ही उसकी व्यवस्था ही ठीक से चल पा रहा है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिला शिक्षा परिषदों को जितना जल्दी हो सकता है शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। वित्त के जो फाइनेंशियल है, आपका जो फाइनेंस है, वित्त के संबंध में उन्होंने यह पहला सुझाव ये दिए कि राज्य प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दे और अपने संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग इसकी व्यवस्था पर करे और उच्च और तकनीकी शिक्षा को धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस्ड यानी स्ववित्त पोषित बनाए। स्ववित्त पोषित मतलब सरकार मान्यता दे देगी, लेकिन जैसे जो प्राइवेट स्कूल वगैरह होती है, पैसा बच्चों से लिया जाएगा, वो स्ववित्त पोषित हो जाएगा। इसमें जो हायर एजुकेशन है और जो आपका तकनीकी शिक्षा है, उसको धीरे धीरे उन्होंने बोला कि सरकार जो है अपने मैक्सिमम जो आपका जो पैसा और जो धन इत्यादि जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर धन इत्यादि, ये जो छोटे बच्चों के जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज्यादा खर्च करे और उसके बाद जब बच्चे जो बड़े हो जाएंगे
तो उसके लिए उन्होंने बताया कि स्व-वित्त पोषित बनाने की धीरे-धीरे स्लोली उसको स्व-वित्त पोषित में कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो ये उनका सुझाव था। तो हमने देखा कि इसका अगर हम सारांश देखते हैं तो समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे कि समिति ने देखा कि 1996 के तहत शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था में की गति में बहुत धीमे था, बहुत मंद गति था। तो उन्होंने सुझाव दिए कि समाज के जिनके पास सुविधा नहीं है, जो सुविधा विहीन शिशुओं की देखभाल के लिए, शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था का विस्तार किया जाए और आंगनबाड़ी के कार्य को अच्छे से किया जाए। ये उनका पहला पहला आपका सुझाव। सेकंड क्या था? समिति ने स्पष्ट किया था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य को गंभीरता से अच्छे से नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 1991 तक 50% प्राथमिक विद्यालयों को उसका लाभ पहुंचाया जाना था, लेकिन उन्होंने पाया कि केवल 30% प्राथमिक विद्यालयों को, जो आपका प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालयों को ही इसका लाभ पहुंच सका था। और इन 30% के भी जो भवन बनाए गए थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, उनका स्तर सही नहीं था और इनमें जो सामग्री भेजी गई थी उसमें भी अच्छी सामग्री, उसका जो क्वालिटी था वो अच्छी नहीं थी। तो समिति ने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन, 100% उपस्थित और 100% सफलता के लिए ठोस कदम उठाए जाए और ब्लैकबोर्ड योजना के क्रियान्वयन उचित ढंग से और सही गति से किया जाए। ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के अनुसार पूरे देश में क्या था? 10+2+3 जो हम देखते हैं शिक्षा संरचना आपका लागू होनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो ये आपका 1986 के अनुसार 10+2+3 में शिक्षा संरचना लागू होनी थी, जो उस समय तक नहीं हो पाई थी। तो देश में 261 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं और उनका भी बहुत ज्यादा तो लाभ उनको नहीं दिखा। +2 पर उन्होंने देखा कि 1995 तक 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के में लाने का लक्ष्य था, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। केवल 1990 तक केवल 2.5% छात्र को ही इसमें सुविधा मिली थी, लाया जा सका था। इस तरह से उन्होंने जो सुझाव दिए थे इस संदर्भ में समिति ने पहला सुझाव ये दिए थे कि इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से ऑनेस्टली क्रियान्वयन किया जाए। और फिर उन्होंने एक और सुझाव दिए थे कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से लागू किया जाए। फिर आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी और 1986 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका आज हम इग्नू के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। और इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए थे और इससे उच्च शिक्षा स्तर में आपका हमें मिल तो गए बहुत से पाठ्यक्रम, परंतु इससे उच्च शिक्षा स्तर में काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के उचित व्यवस्था की गई थी, उसकी बात की गई थी। क्या होता है कि दूरस्थ शिक्षा में होती तो है, लेकिन कई जगह पे आपका क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, कई जगह पे, जैसे कि उस तरह के आपका जो शिक्षक को प्राप्त होना, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राप्त होना, ऐसा कई चीजें होती है। लेकिन हमारे देश में कुछ आपका जो दूरस्थ शिक्षा है वो काफी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी काफी अच्छे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की बात अच्छे से की गई थी। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया था उस समय और निम्न स्तर की तकनीकी शिक्षा संस्थानों को बंद करने की बात कही गई थी
और इस बीच कंप्यूटर शिक्षा में काफी सुधार भी हुआ। और इस संदर्भ में यह कोशिश की गई थी कि समिति ने शिक्षा को रोजगार परक बनाने का बल दिया था। साथ ही रोजगार परक शिक्षा की व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के संस्थाओं के उनका जो क्वालिटी है, लेवल है, उनको अच्छे बनाने की बात कही थी। समिति ने स्पष्ट किया था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से उस समय नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने सुझाव दिए थे कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, इन तीनों पे होना चाहिए। समिति ने यह देखा था कि प्राथमिक शिक्षा के जो सार्वभौमिक के लिए किए जा रहे जो जितनी भी कोशिश की जा रही थी वो पर्याप्त नहीं था। तो उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष के 14 इयर्स तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उन्होंने पहला सुझाव दिया था कि 8वीं आपका योजना के दौरान सभी बच्चों को 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनके जो अपव्यय और उनका जो अवरोधन इनको कम किया जा सके। समिति ने यह देखा कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात 4:1 था। ये रेशियो याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समिति ने देखा कि उस समय प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अनुपात 4:1 था। उसने 2:1 अनुपात में लाने का सुझाव दिया। यानी अगर आपका विद्यालय 4 है तो उच्च प्राथमिक उसमें 1 था। तो उन्होंने बताया नहीं, इसको 4:1 नहीं 2:1 कीजिए। यानी प्राथमिक अगर 2 है तो उच्च प्राथमिक 1 होना चाहिए विद्यालय की संख्या। उन्होंने ये भी बताया था कि ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूल में भी होने चाहिए। उन्होंने ये सजेशन दिए थे, ये सुझाव दिए थे कि ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूल में भी लागू की जाए। उसने प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिकतर स्तर की प्राप्ति पर भी बल दिया। प्राथमिक शिक्षा ने समिति ने देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषदें अपना कार्य का संपादन ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की विस्तार की भी बात कही थी। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने और इस स्तर पर कंप्यूटर के शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था। और +2 पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि उच्च माध्यमिक विद्यालय साधन संपन्न किए जाए और रोजगार परक शिक्षा को रोजगार परक बनाया जा सके। समिति ने ऐसा पाया कि उच्च शिक्षा का स्तर भी उस समय सही नहीं था। इस संबंध में उन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खोल दिया जाए, ओपन किया जाए। उनका दूसरा यह सुझाव था कि पाठ्यक्रम विकास केंद्र योजना जारी रखा जाए। उनका तीसरा सुझाव था कि नए पाठ्यक्रम लागू किया जाए। चौथा सुझाव उन्होंने दिया था कि उच्च शिक्षा के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज योजना इनका विस्तार किया जाए। और उनका पांचवा सुझाव था कि निम्न स्तर के जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको बंद कर दी जाए, क्योंकि वहां पे शिक्षा का स्तर अच्छी नहीं है। समिति ने उस समय तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था उस समय देखा कि वो सही नहीं थी। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां का गठन किया जाए, जो नए तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने, नए पाठ्यक्रम लागू करने और तकनीकी शिक्षा का जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए वो उत्तरदायी हो। समिति उन्होंने देखा कि नीति निर्धारण के साथ साथ शिक्षा विभाग राज्यों से मिलकर शैक्षिक नियोजन का दायित्व भी निभाता है। शिक्षा को उन्होंने पाया कि 6ठी योजना तक विकास प्रक्रिया के संसाधन की जगह सामाजिक सेवा मात्र समझा जाता था, लेकिन अब शिक्षा को मानव संसाधनों के द्वारा
देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम सारा चीजों को हम बदल सकते हैं। ये बात सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बजट के संसाधनों के आवंटन को प्रतिबिंबित करती है। और 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की। इसकी सिफारिशों पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में, यह नाम याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 मीन्स 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके जो कुछ आवश्यक परिवर्तन था उस परिवर्तनों का सुझाव दिया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद के समक्ष, डेट याद रखेंगे, 7 मई 1992 को शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित और संशोधित नीतियों के कुछ सूत्रों के साथ रखी गई थी। और इसके साथ ही साथ इस नीति को लागू करने के संशोधित कार्य योजना तैयार की गई थी। और डेट याद रखेंगे, 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्य नीति 1992 संसद के समक्ष रखी गई थी। ये जितने डेट्स हमने पढ़े, आपको डेट्स और जो नाम, जैसे मुख्यमंत्री का नाम श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में हुई थी, ये सारे जितने भी आपका पर्टिकुलर जो डेट आते हैं, नाम आते हैं, इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? आचार्य राममूर्ति जी के अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की थी। इन सबको आप याद रखेंगे। एग्जाम में ये सारा चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्लास में हम करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर डेलर्स कमीशन रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।